गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेसन 2 हमारा जो चल रहा है सिविक्स में फेडरलिज्म इन इंडिया। अब हम बात करेंगे हमारे देश में जो फेडरलिज्म है, जो हमारे देश में संघवाद है, वो किस तरह से काम करता है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन फेडरल सिस्टम इन इंडिया। भारत की संघीय व्यवस्था में बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है या देखी जाती है। डाइवर्सिटी मीन्स गोरा काला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को मानने वाले लोग। हियर पीपल रिसाइड, रिसाइड का मतलब होता है रहना। हियर पीपल रिसाइड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। पीपल हियर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यहाँ पर लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर कॉलोनियल रूल एंड पेनफुल पार्टीशन, बड़े ही दर्दनाक विभाजन और कॉलोनियल रूल से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद आफ्टर दिस द प्रोसेस ऑफ मर्जर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। भारत 1947 में जो था वो छोटे छोटे पॉकेट्स में बटा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत विश्व पटल पर एक लोकतांत्रिक देश बन गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या होगा? भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुसार 2 टियर गवर्नमेंट टुक प्लेस इन इंडिया। भारत में 2 टियर गवर्नमेंट को स्थान दिया गया। द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड फंक्शनिंग एज द फर्स्ट लेवल। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रथम स्तर से गवर्नमेंट के कार्य करना शुरू कर दिया। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द सेम थिंग, रिमेंबर ऑलवेज। स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड फंक्शनिंग एज द सेकेंड लेवल। स्टेट्स गवर्नमेंट ने द्वितीय स्तर पर सरकारी कार्य करना शुरू कर दिया। लेटर ए थर्ड लेवल वॉज ऑल्सो एडिड टू द फेडरल सिस्टम। बाद में लोकल लेवल गवर्नमेंट को भी फेडरल सिस्टम में लागू किया गया या शामिल किया गया। कहाँ से है ये लोकल लेवल्स? पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को भी फेडरल सिस्टम में थर्ड लेवल में शामिल किया गया। द 3 फेडरल लेवल जुरिस्डिक्शन एंड देयर पावर्स इन इंडिया आर डिफरेंट। जो थर्ड लेवल है उसका ज्यूरिस्डिक्शंस और उसकी जो पावर हैं वो अलग हैं। दे हैव द राइट टू टेक डिसीज़न इन देयर एरियाज़ ऑफ वर्क। वो अपने एरिया में काम करने के लिए उन्हें निर्णय लेने का अधिकार होता है। नन ऑफ दीज फेडरल लेवल्स कैन इंटरफेयर इन ईच अदर टेरिटरीज़। एक दूसरे क्षेत्र के लोग उन्हें इंटरफेयर नहीं करेंगे अनलेस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट। जबकि भारतीय संविधान उन्हें ऐसी परमिशन देता है। लेजिस्लेटिव पावर्स हैव बीन शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियां हैं वो केंद्र अथवा राज्य सरकारों के मध्य बटी हुई हैं या विभाजित हैं। देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब है। द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न्यू अबाउट द फेडरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन। जो हमारे फार्मर्स हैं वो ये जानते थे कि जो फेडरल सिस्टम है इसी को ही लेजिस्लेशन कहते हैं या विधायिका कहते हैं। बट आवर डेमोक्रेसी यूज्ड टू बी इन इट्स इन्फेंसी एट दैट टाइम। हमारी डेमोक्रेसी के लिए उसकी ये एक इन्फेंसी है, जस्ट क्या है, एक कल्पना है। एट दैट टाइम, उसी समय, इफ़ द स्टेट्स वर गिविन द राइट्स टू फेडरल सिस्टम, उसी समय फेडरल सिस्टम के माध्यम से सभी राज्यों को शक्तियाँ प्राप्त की गई या प्रदान की गई। देन द कंट्री देयर कुड बी मैनी पीसीज ऑफ द कंट्री। इसीलिए भारत के अंदर
इन ज्यूरिडिक्शन का अलग अलग हिस्सा हो सका। ओके स्टूडेंट्स, दे थॉट दैट एज ए डेमोक्रेसी वुड बिकम स्ट्रोंगर। इसका विचार ये था कि इससे हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत मजबूत होने लगेगी। देन अकॉर्डिंगली नेसेसरी चेंजेस वुड बी डन बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स। देखेंगे विधायी शक्तियों का विभाजन है यहाँ पर केंद्र अथवा राज्य सरकारों के मध्य। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव राइट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन इंडिया हैज़ बीन appropriately divided by the constitution of powers between the central and state governments in our country, so that a situation conflict does not arise। केंद्र अथवा राज्य सरकारों के मध्य जो भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों का विभाजन है, उससे क्या है कि राज्य अथवा केंद्र सरकार के मध्य में कोई विवाद नहीं होता है। राइट्स पावर्स आर डिवाइडेड इनटू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकर्न लिस्ट। इन शक्तियों का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है। यूनियन लिस्ट को संघीय सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची कहते हैं और कंकर्न लिस्ट को समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट की। इट इंक्लूड्स डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक करेंसी आर इंक्लूडेड। देखेंगे डिफेंस का मतलब रक्षा मंत्रालय से हो गया, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस राष्ट्र हित के या राष्ट्र महत्व के जो जितने भी विषय हैं, लाइक करेंसी आर इंक्लूडेड। दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में। ओके स्टूडेंट्स, दी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक ऑल लॉज रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। नो वन एल्स कैन इंटरफेयर इन दीज मैटर्स। इन मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट को बोलते हैं राज्य सूची। दिस इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल एंड लोकल इश्यूज लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एंड इन दीज सब्जेक्ट्स ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सभी विषयों से संबंधित जो शक्ति प्राप्त होती है वो राज्य सरकारों को प्राप्त होती है, या इन्हें राज्य की विधानसभा या विधायिका के पास में शक्ति प्राप्त होती है। कंकर्न लिस्ट, कंकर्न लिस्ट को कहते हैं समवर्ती सूची। दिस इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, लेबर, एसोसिएशन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। यानी कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, लेबर्स, एसोसिएशंस, आपने देखा होगा लेबर्स का और एसोसिएशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैरिज, अडॉप्शन, अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, हम किसी भी बच्चे को जब गोद लेते हैं। एंड सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सक्सेशन का मतलब भी अडॉप्टेशन के ही उसमें होता है, अगर हम किसी को अलग करते हैं या उसको हम अंगीकार करते हैं या ग्रहण करते हैं। दीज सब्जेक्ट्स कम अंडर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये दोनों विषय कंकर्न लिस्ट में आते हैं और इनमें दोनों का ही अधिकार होता है केंद्र अथवा राज्य सरकारों का। एंड बोथ हैव द राइट टू मेक लॉज इन दीज सब्जेक्ट्स। इन विषयों से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र और राज्य सरकारों के पास होता है। इफ़ ए डिस्प्यूट अराइज ओवर ए लॉ, अगर किसी कानून पर कोई विवाद हो जाता है, ओनली द लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वैलिड। तो जो केंद्र सरकार जो लॉ बनाती है उस लॉ को वैलिड माना जाता है। इवन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बाद भी मैनी सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू दी डिस्प्यूट, बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिनमें डिस्प्यूट हो जाता है, विच कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। इफ़
there is a conflict arose between state or central government. In such type of condition, the central government has completely authorized government to implement it that law in the parliament. Okay students, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स आर क्रिएटेड एट द सेंटर सो दैट ऑल द स्टेट्स रिमेन अंडर कंट्रोल। जो कॉमर्स एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स होता है वो क्या काम करता है, वो सभी स्टेट्स जो स्टेट्स रिमेन यानी कि जितने भी राज्य उसके अंदर आते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। स्टेट्स हैव टू रेसिप्रोकेट कॉमर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि उसमें कॉमर्स एंड एग्रीकल्चरल संबंधित कार्यों को किया जाता है। मैनी टाइम्स ए स्टेट बिहेव्स आर्बिट्रेरीली ऑन प्राइस एट्सेट्रा। अभी देखा होगा आपने किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो एमएसपी को लेकर के चलता है। इस एमएसपी को जो कंट्रोल करने का जो राइट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। देन इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, ये केंद्र के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मैनी टाइम्स ए कंट्री हैज़ टू डील विद अदर कंट्रीज़ इन कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। बहुत बार हमारे देश के अंदर क्या होता है, जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो कॉमर्स और एग्रीकल्चर के साथ पूरे देश में ही डील करती है। ओके स्टूडेंट्स, इन दैट केस द रोल ऑफ द सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्पेशल प्रोविजंस इन इंडियन फेडरल सिस्टम, भारतीय संघीय व्यवस्था के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो विशेष प्रावधान होते हैं वो क्या होते हैं। देयर आर मैनी सच यूनिट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी इकाइयां हैं विच हैव वेरी लिटिल अथॉरिटी, जो छोटी छोटी अथॉरिटीज़ होती हैं। दे हैव द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, उन्हें यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाता है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरीज़ पूछी जाती है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दी कैपिटल ऑफ द कंट्री एट्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द कंट्री इस कैटेगरी में आती हैं। द राइट्स ऑफ दीज स्टेट्स आर वेरी लिमिटेड। इन स्टेट्स के जो राइट्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। आपने देखा होगा जो दिल्ली की जो पुलिस होती है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की वो पावर से बाहर होती है। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी सीधा होम अफेयर्स में ही आता है। दीज स्टेट्स आर डोमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखा, दीज स्टेट्स आर डोमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इन राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा शासित किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स स्पेशल राइट्स रिलेटेड टू देयर गवर्नेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेशल राइट्स देती है उन्हें गवर्नेंस करने के लिए। दी सेंटर कैन इंटरफेयर इन देयर राइट्स। केंद्र सरकार उनके अधिकारों में क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। द राइट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो केंद्र सरकार होती है वो इनके अधिकारों का भी विभाजन कर सकती है भारतीय संविधान के अनुसार। इफ़ देयर इज़ ए चेंज इन दीज डिविजन्स, यदि इन इकाइयों में कोई परिवर्तन होता है, देन दिस टास्क इज़ नॉट ईजी, यह कार्य आसान नहीं होता है। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू हैव 2/3 मेजॉरिटी इन फेवर ऑफ द चेंज इन द पार्लियामेंट। अगर इस तरह के राज्य सरकारों के कार्यों में कोई भी परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, ये आसान नहीं होता है। इसे पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से पास आउट कराना होता है। ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन परमिशन फॉर द चेंजेस रिलेटेड टू द लेजिस्लेचर। विधायिका से भी इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। हाफ ऑफ द सीट्स ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत के अंदर जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनका आधा, जो लेजिस्लेचर के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके 50% मोशन होना ज़रूरी होता है। मोशन का मतलब विश्वास या परमिशन।
द रोल ऑफ द जुडिशरी इन द इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संघीय व्यवस्था में जुडिशरी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इट कीप्स इट्स आइज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लॉज। जो हमारा जुरिस्डिक्शंस है, जो हमारी जुडिशरी है, वो संविधान और उसके प्रावधानों और नियमों पर अपनी नज़र रखती है। द जुडिशरी प्लेज ए डिसिसिव रोल इन एनी डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग ऑफ पावर्स एंड राइट्स। अगर कहीं पर पावर्स और राइट्स को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे सॉल्व करने का राइट्स केवल जुडिशरी को ही होता है। एंड एनी डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटल्ड इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य कोई विवाद होता है, या तो वो हाई कोर्ट में कंसीडर होता है या वो सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर होता है। अगर किसी दो राज्यों का कोई विवाद है सीमा को लेकर के, तो क्या होता है, उसमें जो फाइनल अथॉरिटी काउंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट में लेवी टैक्स इन देयर जुरिस्डिक्शन फॉर रेवेन्यू एंड कैन कलेक्ट रिसोर्सेज। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्स वसूल कर सकती है जुरिस्डिक्शन फॉर रेवेन्यू से, और जुरिस्डिक्शन के जो क्राइटेरिया में जितना भी टैक्सेशन प्रोसेस होता है। दे हैव दिस राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अधिकार उन्हें संविधान से प्राप्त होता है। गुड बाय स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें।